हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1000 सोशियोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज को, जिसमें हम लोग डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, जीडीसी जीआईसी, सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि पूंजीवाद का पतन मुख्य रूप से बुर्जुआ मूल्यों की अस्वीकृति का परिणाम होगा, ना कि आर्थिक पतन का? ऑप्शन ए जे शुमाकर, ऑप्शन बी सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन सी कार्ल पोलयानी और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो शुमाकर है, इनका काम है सृजनात्मक विनाश पर, मतलब क्रिएटिव डिसकंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। कार्ल पोलयानी का जो काम है, इनका बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और सी राइट मिल्स का काम है समाजशास्त्रीय कल्पना, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी मैक्स वेबर। इनकी दो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, एक तो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरी इनकी पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तावित सत्ता का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी सत्तावादी, ऑप्शन सी तार्किक और कानूनी और ऑप्शन डी करिश्माई। तो बताइए इनमें से किस प्रकार की सत्ता की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं? तो इन्होंने तीन प्रकार की सत्ता बताई है। एक तो बताया पारंपरिक, दूसरा करिश्माई और तीसरा तार्किक और कानूनी। ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक, रैशनल एंड लीगल। पर अथॉरिटेटिव की बात नहीं करते, सत्तावादी और अधिकारपूर्ण की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी व्यवस्था जो संदर्भित करती है वंशानुगत लाभों के बजाय योग्यता और प्रयास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो बताइए ऐसी कौन सी व्यवस्था जो वंशानुगत प्राप्त नहीं होती बल्कि योग्यता और प्रयास के माध्यम से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए योग्यता तंत्र, ऑप्शन बी है नौकरशाही, ऑप्शन सी है एक तंत्र, ऑप्शन डी है अराजकता। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जो व्यवस्था है वो कहलाती है योग्यता तंत्र, मेरिटोक्रेसी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इस पर काम किसने किया है? तो इस पर काम किया माइकल यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है जो रोस्टो ने स्टेज बताया है वो किस प्रकार से बताया है, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। डब्ल्यू रोस्टो ने समृद्ध साम्राज्य की निर्वाह अर्थव्यवस्था से विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को 5 चरणों के अनुक्रम में अवधारणाबद्ध किया। निम्नलिखित विकल्पों में से सही अनुक्रम आपको बताना है। पहला है टेक ऑफ, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, द ड्राइव ऑफ टेक्निकल मैच्योरिटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, एज ऑफ मास कंजप्शन। ऑप्शन बी है ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, द ड्राइव to technological maturity, age of high mass consumption. Option C precondition for takeoff, the takeoff, traditional society, age of mass consumption, the drive to technological maturity. Option D the takeoff, traditional society, precondition for takeoff, age of mass consumption, the drive to technological maturity. तो बताइए इसे आप सीक्वेंस में लगाइए, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो सबसे पहले आएगा आपका पारंपरिक समाज, मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी। फिर आएगा टेक ऑफ के लिए पूर्व चरण, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ,
फिर आएगा टेक ऑफ, द टेक ऑफ, तकनीकी परिपक्वता की ओर अक्षर, द ड्राइव टू टेक्नोलॉजिकल मेच्योरिटी, और लास्ट में आएगा उच्च जन उपभोग का युग, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगी। कथन ए दिया है, प्रकारवादी समाज के किसी हिस्से की जांच सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में उसके योगदान के संदर्भ में कर सकते हैं। कारण आर दिया है, प्रकारवाद इस दृष्टिकोण को अपनाता है कि समाज के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकारवादी समाज के किसी हिस्से की जांच सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव में उसके योगदान के संदर्भ में कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी पूरी तरीके से सही लिखी हुई है। स्टेटमेंट 2 दिया है, प्रकारवाद इस दृष्टिकोण को अपनाता है कि समाज के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। और प्रकारवादी समाज के किसी हिस्से की जांच सामाजिक व्यवस्था के रख रखाव में उसके योगदान के संदर्भ में कर सकते हैं, क्योंकि प्रकारवाद इस दृष्टिकोण को अपनाता है कि समाज के विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी सेंटेंस में आप क्योंकि जोड़कर देखिएगा तो ये सेंटेंस बन रहा है, तो आपका एसर्शन और रीजन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगर नहीं, पहली स्टेटमेंट किसी और की बात कर रही है, दूसरी किसी और की, तो इसमें होगा ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है एक दूसरे की व्याख्या कर रही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सामान्य निष्कर्ष कि नस्लीय अल्पसंख्यक और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग असंगत रूप से पर्यावरणीय खतरों के संपर्क में आते हैं ने किस आंदोलन को जन्म दिया है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय न्याय को, ऑप्शन बी सामाजिक पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समानता, और ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए एनवायरमेंटल जस्टिस, पर्यावरणीय न्याय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी वाक्यांश के लिए जो डीप इकोलॉजी वाक्यांश है ये शब्द बताइए किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आर ई डनलप, ऑप्शन बी अर्नेस्ट नीस, ऑप्शन सी डब्ल्यू आर कैटल, और ऑप्शन ए लिन टाउनसेंड वाइट। तो बताइए डीप इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है। एक डीप इकोलॉजी होता है और एक होता है सेलो इकोलॉजी। ये जो वर्ड दिया है आपके अर्नेस्ट नीस ने दिया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। कब दिया है तो ये दिया है 1973 में। डीप इकोलॉजी और सेलो इकोलॉजी दोनों वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी है 1973 में, और ऑप्शन डी 1975 में। तो बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट के मर्टन ने एक ही परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं की पहचान करने के लिए किस शब्द को दिया है। ऑप्शन ए भूमिका विश्लेषण को, ऑप्शन बी है भूमिका निर्वहन को, ऑप्शन सी है भूमिका पुंज को, और ऑप्शन डी है भूमिका उत्क्रमण को। एक ही परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाओं की पहचान करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो ये जो परिभाषा लिखी गई है रोल सेट की, भूमिका पुंज की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांस्कृतिक रूप से परिभाषित मानक है जिनके द्वारा लोग वांछनीयता,
अच्छाई का आकलन करते हैं, जो सामाजिक जीवन के लिए व्यापक दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है मानदंड और ऑप्शन डी है लोकाचार या रूढ़ियां। बताइए क्या कहलाएगा? तो ये है आपका वैल्यूज, मूल्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सांस्कृतिक पैटर्नों को निर्दिष्ट करिए जो किसी समाज की आबादी में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ऑप्शन ए उप संस्कृति, ऑप्शन बी है लोकप्रिय संस्कृति मतलब पॉपुलर कल्चर, ऑप्शन सी है काउंटर कल्चर मतलब प्रति संस्कृति और ऑप्शन डी है कल्चर सांस्कृतिक पिछड़ापन। उन सांस्कृतिक पैटर्नों को निर्दिष्ट करता है जो किसी समाज की आबादी में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं पॉपुलर कल्चर, लोकप्रिय संस्कृति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएच मीट की केंद्रीय अवधारणा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस हिस्से को संदर्भित करती है जो आत्म जागरूकता और आत्म छवि से बना है। ऑप्शन ए मुझे, ऑप्शन बी है मैं, ऑप्शन सी है सौ और ऑप्शन डी है अन्य। तो बताइए किसमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इमेज होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल्फ, आत्म या सौ। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जर और लकमैन द्वारा उल्लिखित वास्तविकता के सामाजिक निर्माण की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए एकीकरण, ऑप्शन बी है बाह्यकरण, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठीकरण और ऑप्शन डी है आंतरिकीकरण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एकीकरण। इंटीग्रेशन की बात पीटर बर्जर और लकमैन नहीं करते हैं, जबकि एक्सटर्नाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन और इंटरनाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन मतलब वस्तुनिष्ठीकरण, इन सब की बात पीटर बर्जर और लकमैन के द्वारा की गई है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन की सबसे प्रसिद्ध अधिक उद्धृत कृति कौन सी है? ऑप्शन है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ऑप्शन बी है जेंडर एडवर्टाइजमेंट्स, ऑप्शन सी है एसाइलम्स और ऑप्शन डी स्टिग्मा। तो बताइए कौन सी जो बुक है वो सबसे ज्यादा साइट की जाती है इरविंग गॉफमैन की? तो ये बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि बाहरी संघर्ष एक समूह को मजबूत कर सकता है? ऑप्शन ए रेडॉन कॉलिंस, ऑप्शन बी है रॉड डेनेडॉफ, ऑप्शन सी है लेविस कोजर और ऑप्शन डी है जुर्गेन हेबरमास। किसने तर्क दिया है कि बाहरी संघर्ष एक समूह को मजबूत कर सकता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, लेविस कोजर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये पुस्तक आई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विज्ञानों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था के आगस्ट कॉम के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला स्टेटमेंट दिया है विज्ञानों का पदानुक्रम उनके ऐतिहासिक उद्भव और विकास के क्रम में है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है विज्ञानों का पदानुक्रम एक दूसरे पर निर्भरता के क्रम में है। ऑप्शन तीसरा जो दिया है विज्ञानों का पदानुक्रम विषय वस्तु की बढ़ती समानता और घटती जटिलता पर आधारित है। ऑप्शन ए 1 और 2 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी है 2 और 3। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन जो 1 स्टेटमेंट दिए ये सही है। विज्ञानों का पदानुक्रम उनके ऐतिहासिक उद्भव और विकास के क्रम में है। विज्ञानों का पदानुक्रम एक दूसरे पर निर्भरता क्रम में ये भी सही है। पर विज्ञानों का पदानुक्रम विषय वस्तु की बढ़ती समानता और घटती जटिलता नहीं, घट यहाँ पर बढ़ती जटिलता होगा, बढ़ती जटिलता पर आधारित है। ये अपोजिट एक दूसरे के वर्ड लिखा है, इसलिए ऑप्शन 3 नहीं होगा। 1 और 2 सही होगा ऑप्शन बी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक तो पॉजिटिव पॉलिटी है और एक इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए बाध्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता। ऑप्शन सी है आंतरिकता, बाध्यता, निर्भरता और विशिष्टता। ऑप्शन सी है बाध्यता, पहुंच, निर्भरता और सामान्यता और ऑप्शन डी है आंतरिकता, पहुंच, स्वतंत्रता और विशिष्टता। तो बताइए सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाध्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता, एक्सटर्नैलिटी, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंस एंड जनरलिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक में इन्होंने सोशल फैक्टर कॉन्सेप्ट दिया है। पुस्तक ये कब आई थी? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास करता है ताकि कार्य कारण के स्पष्टीकरण तक पहुंचा जा सके। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी प्रभावी, ऑप्शन सी है कॉजल मतलब कारण संबंधी और ऑप्शन डी तथ्यात्मक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण संबंधी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती उत्पादन प्रणाली में अधिशेष को किसके माध्यम से हड़प लिया जाता है? ऑप्शन ए लाभ के, ऑप्शन बी लगान और किराए के माध्यम से, ऑप्शन बी व्यापार के माध्यम से और ऑप्शन डी सट्टेबाजी के माध्यम से। तो बताइए सामंती उत्पादन प्रणाली में अधिशेष को किसके माध्यम से हड़पा जाता है? तो ये रेंट मतलब लगान और किराए के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समाजशास्त्री जिसने शासक और गैर शासक, गवर्निंग और नॉन गवर्निंग अभिजात वर्ग के बीच अंतर किया है? ऑप्शन ए पीटर सोरोकिन, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमर, ऑप्शन सी विल्फ्रेड पेरेटो और ऑप्शन डी कार्ल मैनन। बताइए शासक और गैर शासक की बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं विल्फ्रेड पेरेटो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। जो जी.एच. मीड की पुस्तक है वो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी और जो विल्फ्रेड पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान आइलैंडर्स किसकी कृति है? ऑप्शन ए बी मैनवास्की की, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन की, ऑप्शन सी है W.H.R. रिवर्स की और ऑप्शन डी है E.B. टाइलर की। तो बताइए द अंडमान आइलैंडर्स किसकी बुक है? तो ये बुक है आपके रेडक्लिफ ब्राउन की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जॉर्ज सी होमास का निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय सिद्धांत इस कथन से संबंधित है, व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए किसी व्यक्ति की एक विशेष कार्रवाई को जितनी बार पुरस्कृत किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा उस कार्रवाई को करने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। ऑप्शन ए सफलता का प्रकथन, ऑप्शन बी उद्दीपन का प्रकथन, ऑप्शन सी मूल का प्रकथन और ऑप्शन डी है वंचन वृत्ति का प्रकथन। तो बताइए ये क्या मतलब होगा इसका? तो इसका मतलब है सफलता का प्रकथन, सक्सेस प्रोपोजिशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्ञान का भंडार का विचार प्रस्तावित किया जो उपयुक्त व्यवहार के सामाजिक नुस्खे हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी एडमंड हर्सल, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूल्स और ऑप्शन डी पीटर बर्जर। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान का भंडार का विचार प्रस्तावित किया जो उपयुक्त व्यवहार के सामाजिक नुस्खे हैं? तो बताइए स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं अल्फ्रेड शूल्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र एक संगठनात्मक रूप को संदर्भित करता है जिसमें निर्णय लेना विकेंद्रीकृत, गैर श्रेणीबद्ध और आम सहमति उन्मुख होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है सहभागी, ऑप्शन सी है संवैधानिक और ऑप्शन डी प्रतिनिधि मूलक। लोकतंत्र एक संगठनात्मक रूप में संदर्भित करता है जिसमें निर्णय लेना विकेंद्रीकृत और गैर श्रेणीबद्ध आम सहमति उन्मुख होता है। तो बताइए किसमें होता है? तो ये होता है पार्टिसिपेटिव में, सहभागी लोकतंत्र में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है निर्मित पर्यावरण और ऑप्शन डी संशोधित। तो बताइए किस पर्यावरण में मानव निर्मित भौतिक पर्यावरण के सभी तत्व शामिल होते हैं? तो ये होता है मानव निर्मित पर्यावरण में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिक और इटिक सामाजिक दुनिया के एक और दृष्टिकोण के संक्षिप्त रूप है। तो इमिक और इटिक का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए आंतरिक और बाहरी, ऑप्शन बी व्यष्टि और समष्टि, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर और पार्श्व और ऑप्शन डी सामान्य और विशिष्ट। तो इसका मतलब होता है इमिक का मतलब होता है इनसाइडर मतलब आंतरिक और इटिक का मतलब होता है आउटसाइडर मतलब बाहरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष सामाजिक समूहों या विशेष गतिविधियों के प्रति मीडिया की प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है जो इसे सामाजिक मूल्यों के लिए खतरनाक बताते हैं, जिससे आम आबादी के बीच चिंता पैदा होती है। किसके माध्यम से? ऑप्शन ए प्रचार मॉडल के माध्यम से, ऑप्शन बी नैतिक आतंक के माध्यम से, ऑप्शन सी असंवेदीकरण के माध्यम से और ऑप्शन डी विरेचन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नैतिक आतंक, मोरल पैनिक के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब होता है जब कंपनियां जोखिम फैलाने कम करने के लिए एक नए व्यवसायिक क्षेत्रों में विविधता लाती है। किसमें? ऑप्शन ए लंबवत एकीकरण में, ऑप्शन बी तालमेल में, ऑप्शन सी अभिसरण में और ऑप्शन डी विविधीकरण में। बताइए कौन सी प्रक्रिया तब होती है जब कंपनियां जोखिम फैलाने के लिए नए व्यवसायिक क्षेत्रों में विविधता लाती हैं? तो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब कंपनियां जोखिम फैलाने के लिए नए व्यवसायिक क्षेत्रों में विविधता लाती हैं।
ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नए मीडिया की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी संपीड़न, ऑप्शन सी परस्पर संबंधात्मकता और ऑप्शन डी है गर्भावधि। तो बताइए इनमें से नए मीडिया की कौन सी विशेषता नहीं है? तो विशेषता क्या क्या होती है? अभिसरण होता है, संपीड़न होता है और परस्पर संबंधात्मकता होती है, पर गर्भावती नहीं होती है। ऑप्शन डी गेस्टेशन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है। स्टेटमेंट 2 है, यह 1992 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी है, इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 सही है और ऑप्शन डी है सिर्फ 1 सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये लागू 1992 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1994 में। इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ऑप्शन जो 1 दिया, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है, ये स्टेटमेंट सही है और इसका मुख्यालय जो है बॉन जर्मनी में है, ये भी सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी पदचिन्ह, ऑप्शन बी है कार्बन पदचिन्ह, ऑप्शन सी है पर्यावरणीय पदचिन्ह और ऑप्शन डी है एंथ्रोपोसीन पदचिन्ह। एक फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा है। तो बताइए ये किसकी परिभाषा लिखी हुई है? तो ये बात कर रहा है कार्बन फुटप्रिंट की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारफिंकल उन शर्तों पदों को क्या कहते हैं जिनके लिए आपसी समझ की आवश्यकता होती है और जिन्हें मौखिक रूप से समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए मौखिक अभिव्यक्तियां, ऑप्शन बी अनुक्रमणिका अभिव्यक्तियां, ऑप्शन सी लेखांकन अभिव्यक्तियां और ऑप्शन डी गैर मौखिक अभिव्यक्तियां। तो बताइए गारफिंकल उसे क्या कहते हैं जिसको आपसी समझ की आवश्यकता होती है और जिन्हें मौखिक रूप से दूसरों को समझाया जा सकता है? तो इसे ये बोलते हैं अनुक्रमणिका अभिव्यक्ति, इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास के अनुसार अर्थव्यवस्था और राज्य की जीवन जगत पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति होती है जिसे उन्होंने जीवन जगत को क्या कहा है? ऑप्शन है आदत निर्माण, ऑप्शन बी है दिनचर्या बनाना, ऑप्शन बी औपनिवेशीकरण और ऑप्शन डी है उग्रवाद कट्टरपंथ। तो क्या कहा है इसे हेबरमास ने? तो इन्होंने कहा है कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्थुजर का प्रस्ताव है कि संस्थानों की प्रकृति के आधार पर राजतंत्र दो प्रकारों में से एक होते हैं, वे दो प्रकार के तंत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस और रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस, वैचारिक राजतंत्र और दमनात्मक राजतंत्र। ऑप्शन बी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस और रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस मतलब विचार धारात्मक राजतंत्र और दमनात्मक राजतंत्र। ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूशनल स्टेट अपार्टस और रिस्पॉन्सिव स्टेट अपार्टस मतलब संस्थागत राजतंत्र और उत्तरदायी राजतंत्र। और ऑप्शन डी है आगमनात्मक राजतंत्र और उत्तरदायी राजतंत्र मतलब इंडक्टिव स्टेट अपार्टस और रिस्पॉन्सिव स्टेट अपार्टस। तो बताइए किसकी बात करते हैं अल्थुजर? किन दो राजतंत्र की बात करते हैं?
तो एक बात करते हैं विचारात्मक राजतंत्र और दमनात्मक राजतंत्र। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस और रिप्रेसिव स्टेट अपार्टस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनात्मक सिद्धांत कारकों का तर्क है कि संस्कृति उद्योग का एक उत्पादन करता है जो वास्तविक चीज के बजाय प्रस्तावित और गैर सहज वस्तुनिष्ठ और नकली संस्कृति है। ऑप्शन है इसे उप संस्कृति कहेंगे, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है जन संस्कृति और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक लक्षण। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का तर्क है कि संस्कृति उद्योग एक किसका उत्पादन है, तो ये मास कल्चर का उत्पादन है, जन संस्कृति का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में इसका आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। ये क्या है, फोको की निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। डिसिप्लिन एंड पनिश, बर्थ ऑफ द प्रिजन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैनर्स एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ थिंग्स। इसको आपको ईयर लिखना है, किस ईयर में ये बुक आई है, और उसके आधार पर उसे सीक्वेंस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।